हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, अपना ना, हाँ ये चालू हो जाएगा नोट्स में, देखो 1 सेकंड में चालू हो रहा है वो। कोऑर्डिनेशन मेजरली बचा था, और ये फंक्शंस वगैरह अपने को थोड़े से डिस्कस करने थे। ये कर लेते हैं, मतलब फटाफट ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हाँ जी, सारे लोग अपने नोट्स में फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे। देखो, इस पर्टिकुलर चैप्टर की ना, मेरी बात सुनो, अगर अपन सिर्फ बेसिक मीनिंग समझने की कोशिश करें तो वो तो बहुत ही आसान है। मतलब सिर्फ मीनिंग मीनिंग समझे, अपन लैंग्वेज पे ना जाए। क्योंकि क्या है ना कि लैंग्वेज तो हर ऑथर अपने हिसाब से बिजनेस स्टडी में बदल देता है। मतलब इसका ये मतलब नहीं कि आप एकदम कुछ भी लैंग्वेज याद मत करो। मेरा ये मतलब है कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस स्टडीज में चीजों को समझना। एक बार समझ लो ना, अगर बिना समझे अगर अपन याद करने की कोशिश करते हैं तो वो तो फिर कोई मतलब का है ही नहीं। तो शुरू में मैंने क्या बोला, मैनेजमेंट की एक ही मैंने बेसिक फंडा बताया कि किसी भी काम को करने के लिए जो जुगाड़ अपन करते हैं ना, उसको अपन मैनेजमेंट बोलते हैं। किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, कोई फंक्शन करवाने से लेके, पढ़ाई करवाने से लेकर के, कोई छोटा मोटा काम करने से लेकर के, या अपना पूरा दिन प्लान करने से लेकर के, हर जगह मैनेजमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा एक गोल है। गोल क्या है? एग्जाम पास करना। गोल क्या है? कि मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हो जाए। गोल क्या है? कि हम जो फंक्शन कर रहे हैं वो फंक्शन ठीक से हो जाए। अब उस पर्टिकुलर चीज के लिए जो जो भी चीजें हमको काम करने पड़ेंगे, उनको अच्छे से, कम समय में, अच्छी क्वालिटी के साथ करना, और ठीक से करना कि फाइनल रिजल्ट अचीव हो जाए, उसको मैनेजमेंट बोलते हैं। तो हम मतलब बचपन से लेकर के अभी तक मैनेजमेंट ही तो करते आ रहे हैं ना। छोटे बच्चे थे तब भी मैनेजमेंट करते थे कि जो है मम्मी उठा रही है तो जैसे ही देख ले रहा घड़ी में इतनी बज रही है, स्कूल की बस आने वाली है, फटाफट तैयार हुए, फिर स्कूल से आए तो यार 1 घंटा खेल लेता हूँ, फिर होमवर्क करना है। वो क्या कर रहे थे? अपन मैनेजमेंट कर रहे थे। तो इन जनरल मैं ये सब पढ़ाया था। उसके बाद ये बोला था कि मैनेजमेंट एक गोल अचीव करने का काम है, कुछ एक्टिविटी करते हैं, कुछ कुछ कीवर्ड देखे थे। फिर हमने बोला था इफेक्टिवली करना पड़ेगा, इफिशिएंटली करना पड़ेगा, ये सब अपन ने पढ़ा था। फिर अपन ने उसके आगे गए थे तो बोल रहे थे कि भाई मल्टी डायमेंशनल है, मतलब अलग 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 तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट में मैनेजमेंट किया जाता है। जैसे यहाँ पर हम क्या बोल रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स में गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। उसके बाद एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट अगर गलत काम करेगा तो उसका इफेक्ट दूसरी तरफ भी जाता है। और सबका मैनेजमेंट सेम ही होता है, लेकिन कल्चर ट्रेडिशन वगैरह से फर्क आ जाता है। मतलब बता रहा हूँ जनरली क्या क्या अपन देख चुके हैं अभी तक। फिर काम का मैनेजमेंट करेंगे, लोगों को मैनेज करेंगे, लोगों के साथ साथ अपने ऑपरेशंस को मैनेज करेंगे ताकि ठीक से काम हो जाए। ये सब पढ़ रहे थे। फिर हमने बोला था कि मैनेजमेंट के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन टाइप भी ऑब्जेक्टिव है, प्लस हमको समाज का भी भला करना है और लोगों का भी भला करना है। मतलब एम्प्लॉयज को अपन वर्क लाइफ बैलेंस दें, उनके भी सपने पूरे करें, खुद के भी सपने पूरे करें, सोसाइटी का भी भला करें। अपन ये सब पढ़ रहे थे। फिर इंपॉर्टेंस में मैंने क्या बताया था कि गोल अचीव करने के लिए मदद करता है, इफिशियंसी इंक्रीज करने के लिए मदद करता है। अगर कल को कोई ऐसी चीज आ जाए कि हमको हमारी प्रोसेस को बदलना हो तो डायनेमिक तरीके से बदलने की भी मदद करता है, सोसाइटी को हेल्प करने में भी मदद करता है। ये सारी चीजें हैं। फिर हमने बोला था कि मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है। तो मैंने बोला था मैनेजमेंट का नेचर ये होता है कि ये ना बार बार चेंज होता रहता है, टेक्नोलॉजी वगैरह या बिजनेस बिजनेस बदलता रहता है। जैसे पहले लोग सब ऑफलाइन बिजनेस करते थे, अब ऑनलाइन बिजनेस करते हैं। पहले मॉल वगैरह नहीं होते थे, पहले डीमार्ट जैसे सुपरमार्केट नहीं होते थे, अब होने लग गए। पहले सिर्फ दुकानें चलती थी नॉर्मल। तो इसका क्या मतलब है कि इन्वायरमेंट के साथ साथ मैनेजमेंट को बदलना पड़ता है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे बिजनेस ग्रो करेगा, वैसे मैनेजमेंट करने की थ्योरीज वगैरह भी बदलती चली जाएगी। फिर मैंने बोला था मैनेजमेंट आर्ट है। आर्ट क्यों बोला था? आर्ट इसीलिए बोला था क्योंकि सर्टेन कोई रूल्स हैं जिनको अपने को सीखना है, और उसके बाद उस पर्टिकुलर रूल्स वगैरह को सीखने के बाद उनको अपने को अपने तरीके से क्रिएटिवली अप्लाई करते भी आना चाहिए। मतलब एक मैनेजर अलग तरीके से काम करता है, दूसरा मैनेजर अलग तरीके से काम करता है, लेकिन इन सब का गोल क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव करना। फिर हमने साइंस के बारे में पढ़ा कि भाई मैनेजमेंट साइंस किस लिए है, क्योंकि मैनेजमेंट हर कोई नहीं कर सकता। मैनेजमेंट करने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। आईआईएम से एमबीए वगैरह लोग करते हैं। ऐसी ऐसी बातें पढ़ रहे थे। फिर प्रोफेशन क्यों? क्योंकि वही है, डिग्री लेना पड़ती है। रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट एमबीए वगैरह करवाता है, ट्रेनिंग वगैरह करवाता है, जिससे हम मतलब बेसिकली यही अपन ने पढ़ लिया। तो एक बात बताओ, समझने में कुछ है क्या? नॉर्मल है, बस अपने को लैंग्वेज याद करनी है और तो कुछ नहीं है। अब हम
लेवल तो लेवल मैंने बता ही दिया था, लेवल सबके निकलेंगे, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग होती है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में फाइनली प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का काम होता है कि कैसे कैसे हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम करेंगे, और फाइनली जो मेन काम करने वाला पार्ट होता है, मतलब जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो मिडिल मिडिल लेवल मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके फाइनली जो काम कर रहा है वो लोअर मैनेजमेंट होता है। अब अपन फंक्शन, मतलब ये मैंने समझाया नहीं है या ना रिवीजन करवाया, वो ऊपर ऊपर से बता दिया कि क्या क्या पढ़ चुके हैं, रिवीजन अभी कर रहे हैं अपन। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट देखो, फंक्शन में मैंने क्या बोला कि मैनेजमेंट काम कैसे करेगा, मतलब आप ऐसा समझ सकते हो ये स्टेजेस हैं एक तरीके की। फंक्शन का मतलब हो गया स्टेजेस ऑफ मैनेजमेंट भी बोल सकते हो, कि मैनेज करने के ना स्टेजेस होते हैं अलग अलग, तो स्टेजेस ऑफ मैनेजमेंट भी अपन इसको बोल सकते हैं। अब देखो सबसे पहला यहाँ पर क्या लिखा है, चलो अपन डायरेक्टली प्लानिंग से स्टार्ट करते हैं। तो यार आप सबको मालूम है कि सबसे पहला पड़ाव तो प्लानिंग ही होना चाहिए ना। सबसे पहला पड़ाव कुछ भी करने का, अपनी बहन की शादी है, अपने को शादी प्लान करनी है, तो शुरुआत में मम्मी अपने साथ बैठती है, ले बेटा मेहमानों की लिस्ट बना, तो ले अपने को इतने नारियल लगेंगे, ये पूजा का सामान लगेगा, हलवाई को अपने को ये ला करके देना पड़ेगा, डेकोरेशन वाले से बोलेंगे, अपन दो तीन दोस्तों को बाइक पे बिठा करके लेकर के जाते हैं, फिर वहां पर जो है वो गार्डन वाले के साथ झिक झिक करते हैं कि नहीं इतने लो हमारे इतने रिश्तेदार आएंगे। फिर मतलब कहने का मतलब क्या, शुरू में प्लानिंग होती है, लड़के वाले लड़की वालों से बात करते हैं, वह प्लानिंग करते हैं कि इतना खर्चा आप दे देना, आपके इतने मेहमान आएंगे, हम ऐसे स्वागत करेंगे, बारात में ये देंगे वो देंगे, ये सब क्या होता है, प्लानिंग। शुरुआत में प्लानिंग ही होगी, अभी कुछ हुआ थोड़ी है, पहले प्लान करेंगे। सिमिलरली कितने एग्जाम्पल ले, पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई को प्लान तो करना पड़ेगा ना, किस दिन कौन सा सब्जेक्ट कब तक रिवीजन कंप्लीट होना चाहिए, कब तक टेस्ट देने चाहिए, तो ये सब भी जरूरी है। तो हम क्या बोल रहे हैं भाई, एडवांस में प्लानिंग कर लो, पहले से प्लान करना था ना, एडवांस में प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर तुमने एडवांस में प्लानिंग नहीं करी तो भाई गड़बड़ हो जाएगी ना, तो आप क्या करो, एडवांस में प्लान कर लो। एडवांस मतलब के पहले से, है ना, अगर आपको कहीं जाना है निकलना है तो पहले से प्लान करोगे ना, उस दिन तो टिकट बुक नहीं करोगे, मिलेगी ही नहीं। तो एडवांस में प्लानिंग करेंगे कि व्हाट इज टू बी डन, ये सेम चीज ऊपर भी पढ़ी अपन ने, क्या करना है, व्हाट इज टू बी डन, और कौन करेगा, हु इज टू डू इट। अच्छा ये पहले अपन ने शायद पढ़ लिया ना, अच्छा कल अपन ने पढ़ लिया था, वही तो बोलूं, हमने अच्छा ये भी पढ़ लिया था कल अपन ने कि क्या करेंगे कौन करेगा, और साथ ही साथ हमको ऐसे प्लान करना है कि हमारे गोल कैसे अचीव हो जाए, इफिशिएंटली अचीव हो जाए, इफेक्टिवली अचीव हो जाए, ये पढ़ा था। और साथ ही साथ कॉन्टिंजेंसी प्लान भी बना करके रखना पड़ेगा। कॉन्टिंजेंसी मतलब इमरजेंसी प्लान, जैसे घर में पैसे खत्म हो गए तो मम्मी डब्बे में छुपा करके रखती, ले बेटा 5,000 डब्बे में छुपा के रखे थे, उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्टिंजेंसी। घर में एकदम से आटा खत्म हो गया, मम्मी ने बोला रुक जा बेटा इस समय से मत निकाल, एक डब्बे में रखा है, अभी की रोटी बन जाएगी बाद में लेके आ जाएंगे, क्या है, कॉन्टिंजेंसी है। जब भी हम इमरजेंसी के लिए कोई प्लान करते हैं कि अरे यार बिजनेस में हमको ऐसा लग रहा है कि पैसे खत्म हो जाएंगे, तो हमने अलग से भी एक इन्वेस्टमेंट करके रखा था, कल को सब खत्म हो जाए तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो कॉन्टिंजेंसी प्लान बनाना भी जरूरी है। दूसरा, आपको प्रॉपर टेक्निक्स लगानी पड़ेगी ना, अलग अलग टेक्निक्स अलग अलग तरीके अपनाने पड़ेंगे ताकि आप अपने वर्क को कंप्लीट कर सको। फिर वही है, वो ये चीज बोल रहा है कि भाई इफेक्टिवली काम करेंगे हम, इफेक्टिवली के बाद अगले अलग अलग बिजनेस में क्या होता है, अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, अलग अलग बिजनेस का काम करने का अलग तरीका होता है, और ह्यूमन रिसोर्स को भी मैनेज करना पड़ता है कि हम सही लोगों को रिक्रूट करें, सही तरीके से ट्रेनिंग दे ताकि हमारा काम प्रॉपर हो सके। फिर हमने एक बार बोल तो दिया, रिक्रूट तो कर लिया, लेकिन उनको समझाना भी तो पड़ेगा ना काम, तो हम डायरेक्टिंग करेंगे कि हम उसको इफेक्टिवली कम्युनिकेट करें कि बेटा देख ऐसे काम करना है, ऐसे तू इफेक्टिवली काम कर सकता है, ऐसे हम सुपरवाइज करेंगे तेरे काम को, तेरा ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, तेरी इच्छा हो कि तू काम करे, फिर हम तुझे प्रेस करेंगे अगर तू अच्छा काम करेगा, अगर तू बुरा काम करेगा तेरे को डांट भी लगाएंगे, ये डायरेक्टिंग का काम होता था। फिर हमने क्या बोला था कि डायरेक्टिंग के बाद हम पढ़ रहे थे, डायरेक्टिंग के बाद कर रहे थे कंट्रोलिंग, कि भाई बता तो दिया, अब हम देखेंगे ना इसकी फाइनल, जैसे मैंने बताया कि टीचर ने पहले पढ़ाया, पढ़ा करके गाइड कर दिया स्टूडेंट को, अब वो मंथ के एंड में देखेगा कि स्टूडेंट नालायक है कि स्टूडेंट समझदार है, वो पढ़ाई कर रहा है कि नहीं, टेस्ट में मार्क्स ला रहा है कि नहीं, क्लास में अटेंडेंस है कि नहीं, कि बीच बीच में से भागे जा रहे हैं क्लास में से। तो ये सारी चीजें जो है वो हम क्या करेंगे, कंट्रोलिंग में देखेंगे। तो कंट्रोलिंग में हम क्या करेंगे, क्या फाइनली गोल अचीव हुआ कि नहीं हुआ, जो हमने तुमको इतना गोल वगैरह दिया था क्या गोल अचीव हुआ कि नहीं तुमसे, कंट्रोलिंग। यहाँ तक क्लियर है, बहुत बढ़िया। उसके बाद कोऑर्डिनेशन में भी हमने कुछ कुछ चीजें पढ़ ली थी कि कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है एक दूसरे के बीच में तालमेल बैठाना,
अरे मैं इधर बैटिंग कर रहा हूँ, नॉन स्ट्राइकर एंड पे अपना दूसरा बैट्समैन है, जैसे यहाँ सचिन है उधर सहवाग है, तो अगर सचिन ने शॉट मारा सहवाग भागे ही नहीं तो सचिन को आउट करवा देगा। तो भाई साझेदारी कब जमेगी? साझेदारी तब जमेगी जब आपस में आपका तालमेल बिठे। कि जैसे विराट कोहली के ऐसे भागता है तो उसके सामने ना जो वो बहुत चौकन्ना रहता है, विराट कोहली कभी भी मार करके भागने लग जाता है, तो उसके साथ कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ेगा, नहीं तो उसको आउट करवा दोगे तो उसको गुस्सा आ जाएगा। इसीलिए आपको कहीं भी जब आप टीम में काम करते हो ना, तो आप टीम टीम स्पिरिट, टीम में एकदम मोटिवेट होकर के टीम के साथ तालमेल, कंधे से कंधा मिला के चलना पड़ता है। तो सिंक्रोनाइज का मतलब भी कोऑर्डिनेशन ही होता है। चाहे आप सिंक्रोनाइज बोलो या कोऑर्डिनेशन बोलो, दोनों का मीन सेम होता है कि हम सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट की एक्टिविटी को। या मैंने आपको प्रोडक्शन का एग्जाम्पल दिया था, अरे इसको क्या हो रहा है बार बार, मैंने इसको प्रोडक्शन का एग्जाम्पल दिया था कि मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को माल खरीदने के लिए पैसा लगेगा, तो उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट से अच्छे से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट अगर जवाब ही नहीं दे रहा है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है प्रोडक्शन ही नहीं कर पाएगा, तो भाई हमारी हमको तो नुकसान हो जाएगा। इसीलिए सब डिपार्टमेंट्स को आपस में तालमेल बैठाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और हर डिपार्टमेंट को इंडिविजुअली कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, मतलब कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है यार? बॉलर का काम क्या है कि वो ज्यादा से ज्यादा रन बचाए और ज्यादा से ज्यादा विकेट ले। बैट्समैन का क्या है कि वो क्या करे, ज्यादा से ज्यादा रन बनाए, है ना। अपनी परफॉर्मेंस से ज्यादा उसको टीम की परफॉर्मेंस के बारे में सोचना चाहिए। जब वो फील्डिंग करे तो कुछ भी करके एकदम जान लगा करके रन बचाए ताकि टीम जीत जाए। तो आप इंडिविजुअली कंट्रीब्यूट करोगे ना टीम में, तो आप इंडिविजुअली क्या करोगे, कंट्रीब्यूट करोगे। एक मिनट, क्या हो रहा है इसको, हाँ इंडिविजुअली आप क्या करोगे, कंट्रीब्यूट करोगे। उसके बाद ये कोऑर्डिनेशन एक एक्टिविटी है जो प्लानिंग स्टेज में ही, टॉप मैनेजमेंट में ही लग जाती है। मैंने क्या बताया था कि जब प्लान करना है तो टॉप मैनेजमेंट में भी तो एक जन थोड़ी होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनको प्लानिंग के टाइम भी तो आपस में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा ना। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हम सब बैठे हैं डिसीजन लेने के लिए। मैंने बोला कि अपन मोबाइल बनाते हैं, एक काम करते हैं लैपटॉप डिवीजन में चले आते हैं, तो वो बोल रहा नहीं लैपटॉप नहीं, हम तो टैब्स बनाएंगे। ये बोल रहा भाड़ में जाओ, लैपटॉप दोनों नहीं बनाएंगे, हम तो नई इंडस्ट्री में इंटर हो जाते हैं। अब वो आपस में ही लड़ने लग जाए, बोले नहीं नहीं इतना पैसा यहाँ नहीं लगेगा, मोबाइल के इसमें नहीं लगेगा, इसमें लगेगा। अब आपस में ही लड़ने लग जाओगे तो ऑर्गेनाइजेशन तो फिर ठप हो गई। क्योंकि जब राजा ही ऐसा है, राजा ही अगर तुम्हारा वो है ना अंधेर नगरी चौपट राजा, अगर आपका राज्य में ही अक्कल नहीं है, वही लड़ रहे हैं आपस में, तो प्रजा क्या करेगी? तो अल्टीमेटली आपको तो कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा ना प्लानिंग स्टेज पे, जब भी तो आप डिसीजन ले पाओगे कॉमन और ऑर्गेनाइजेशन चल पाएगी। उसके बाद अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आती है, मतलब कि एक दूसरे के बीच में अगर कोई मतभेद हो जाता है, या फिर आप एक डिसीजन ले नहीं पा रहे हो, तो फिर ऐसे केस में ना आपको ये देखना पड़ेगा कि गलती किसकी है, मतलब एक्चुअल आपका रिजल्ट क्या आया और आपने क्या सोचा था, मतलब क्या सोचा था और क्या हो गया। तो इसको अपन कंट्रोलिंग बोलते हैं। कंट्रोलिंग अपन वैसे चैप्टर में डिटेल में देखेंगे, लेकिन कंट्रोलिंग का सिंपल मतलब क्या था कि मैंने एक प्लान बनाया और प्लान को एंड में देखा कि वो अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैंने प्लान बनाया लेकिन बाद में देखा अरे प्लान तो अचीव ही नहीं हुआ, तो इसी को तो कंट्रोलिंग बोलते हैं ना, जब हम फाइनली रिजल्ट को एनालाइज कर रहे हैं और फिर जो भी गलतियां हुई ना उन गलतियों को सुधार रहे हैं। जैसे मयंक ने बोला कि मुझे ना एक हफ्ते में फॉर एग्जाम्पल 5 चैप्टर कंप्लीट करना है, मैंने उसको टारगेट दे दिया। अब मैं एक हफ्ते बाद मयंक से पूछूंगा कि भाई 5 चैप्टर कंप्लीट हुए कि नहीं हुए, तो मयंक बोल रहा नहीं यार 5 क्या, मेरे तो 3 भी नहीं हुए। तो मैंने क्या बोला, मैंने कंट्रोल किया, कंट्रोलिंग एक्टिविटी देखा, मतलब कंट्रोलिंग एक्टिविटीज को अप्लाई किया और देखा कि मयंक ने काम ठीक से नहीं किया। तो मयंक का करेक्टिव एक्शन लूंगा कि देख यार अब तूने टाइम वेस्ट किया ना, अब तुझे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, 10 घंटे की जगह अब तू 14 घंटे बैठ करके पढ़, पिछला बैकलॉग भी कंप्लीट कर। मैं क्या कर रहा हूँ, अब करेक्टिव एक्शंस ले रहा हूँ। या फिर मयंक को बोल रहा हूँ एक काम कर कि तू अब मेरे पास आके ही पढ़, तू अकेले में पढ़ नहीं पा रहा है, या क्लास में बैठ के पढ़, लाइब्रेरी ज्वाइन करिए, क्या कर रहा हूँ, करेक्टिव एक्शन दिलवा रहा हूँ। और फिर ऑर्डरली अरेंजमेंट, ऑर्डरली अरेंजमेंट का मतलब क्या था, व्यवस्थित काम करना, सिस्टमेटिकली काम करना, सिंक्रोनाइज कर देना एक दूसरे के डिपार्टमेंट्स को। तो इतनी भारी भरकम लाइंस का पूरा मतलब क्या है, अगर हम सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो कुछ नहीं है,
कोऑर्डिनेट करना आपस में डिपार्टमेंट्स को। क्यों कोऑर्डिनेट करना? ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके। इंडिविजुअली कंट्रीब्यूट करोगे, क्रिकेट का एग्जांपल लिया कि सब रन बनाएंगे, कोई फील्डिंग करेगा, कोई कैच अच्छे से पकड़ेगा, कोई कीपिंग अच्छे से करेगा, कोई विकेट लेगा, तो टीम जीत जाएगी। फिर हमने बोला कि कहाँ शुरू हो जाओगे? प्लानिंग स्टेज पे ही शुरू हो जाओगे। ऐसा नहीं क्योंकि प्लानिंग स्टेज वाले लड़ रहे हैं तो फिर आगे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। और उसके बाद फाइनली जब हमने कुछ काम किया और अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी मिली तो कंट्रोल लगाओ कि भाई ठीक से हुआ काम, क्यों नहीं हुआ, और फाइनली चीजों को व्यवस्थित कर लो ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव आगे अचीव हो जाए। क्लियर हुआ कोऑर्डिनेशन? बस तालमेल बिठाने की बात कर रहा था एक दूसरे के डिपार्टमेंट्स में। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो। देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब सबसे पहला तो ये ग्रुप एफर्ट है। इंपॉर्टेंट क्या है? ग्रुप एफर्ट। बार बार हम वही एग्जांपल ले रहे हैं, क्रिकेट टीम में अगर एक इंडिविजुअल प्लेयर है, खुन्नस करेगा। मैंने इसमें चकदे इंडिया का एग्जांपल लिया था कि भाई दो प्लेयर अगर आपस में ठीक से मतलब कोऑर्डिनेट ही नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, तो फिर ऐसे केस में हमारी टीम तो हार जाएगी। तो ये ग्रुप एफर्ट है भाई, ग्रुप में आपको साथ में काम करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन यूनिफाइज अनरिलेटेड डाइवर्स इंटरेस्ट। यूनिफाइज का मतलब है एक साथ लेकर के आता है वो अनरिलेटेड और डाइवर्स इंटरेस्ट। मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पे एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से कुछ लेना देना ही नहीं है। एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। उन डिपार्टमेंट्स का काम भी अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन जब उनको साथ में काम करना है तो उनको यूनिफाई, उनको एकता लानी पड़ेगी ना एक दूसरे के बीच में। अगर वो यूनिटी ही नहीं लाएंगे, आपस में झगड़ा करते रहेंगे, एक दूसरे से बात ही नहीं करेंगे, तो कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? तो हम क्या कर रहे हैं कि पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब फाइनेंस और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अगर साथ में काम करना है तो उनको क्या करना पड़ेगा? एकता के साथ काम करना पड़ेगा। अनरिलेटेड, वो भले अनरिलेटेड फंक्शन है एक दूसरे से, डाइवर्स है, वो अलग काम करता है, वो अलग काम करता है, लेकिन जब साथ काम करने की बारी आई तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस के लिए काम करोगे, पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी करोगे। आपका कॉमन फोकस होगा, आप एक दूसरे के बारे में मतलब सेल्फिश नहीं बनोगे, आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचोगे, आप ग्रुप एफर्ट करोगे। आप ग्रुप एफर्ट करोगे। जैसे गौतम गंभीर और विराट कोहली की इतनी जमती नहीं थी, लेकिन गौतम गंभीर जैसे ही टीम में आया अब वो उनको दोस्ती करना ही पड़ी, क्योंकि अगर वो नहीं करते, वो आपस में झगड़ते रहते, तो वो भी बाहर होता, ये भी बाहर होता। तो भाई जब आपको काम करना है साथ में तो फिर आपको ग्रुप एक्टिविटी, पर्पसफुल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। आप अगर खुद की इंडिविजुअल दुश्मनियां देखोगे या इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बारे में सोचोगे तो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर कर दिए जाओगे। तो वैसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है कि ग्रुप एफर्ट है, कॉमन फोकस होना चाहिए। भले ही आपके डाइवर्स इंटरेस्ट और फील्ड अलग अलग हैं, लेकिन जब साथ में काम करो तो यूनिटी के साथ काम करना। आया क्या समझ में? पर यही लिखा हुआ है कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो उस तरीके से प्लान की जाएगी ताकि आप आपस में अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाओ। दूसरा, कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। दोनों का मतलब सेम ही है ब्रो। पहला मैंने क्या बोला कि दोनों को साथ में काम करना पड़ेगा। दूसरा यूनिटी ऑफ एक्शन, कि दोनों जो एक्शन ले रहे हो ना, वो एक्शन भी किसके लिए लोगे आप? ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो भाई यही लिखा हुआ है कि भाई कोऑर्डिनेशन इज टू सिक्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, मतलब अब एकता से साथ में काम करो, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करो, कॉमन पर्पस के लिए काम करो। तो दोनों ऊपर और नीचे का मेन मतलब तो सेम ही है कि आप साथ में मिलकर काम करो। और आपके जो एक्ट है ना वो बाइंडिंग फोर्स है। बाइंडिंग फोर्स का मतलब होता है कि होता है ना कि अगर मान लो एक उंगली है तो एक उंगली को तो तोड़ सकता है, लेकिन ये सारी उंगलियां मिलकर एक मुट्ठी बन जाए तो इसको तोड़ना मुश्किल है। बस वही बात की है कि भैया हम साथ में काम करेंगे तो हमको गिराना बहुत मुश्किल रहेगा। अलग अलग डिपार्टमेंट जो है अगर साथ में ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करने में अगर लग जाए तो फिर हमको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तीसरा, कोऑर्डिनेशन है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। हाँ भाई, कोऑर्डिनेशन तो हमेशा चलता रहेगा ना। कोऑर्डिनेशन क्या, मैनेजमेंट ही एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, हमेशा चलती रहेगी। मैनेजमेंट कभी बंद होगा क्या? वो तो चलता रहेगा भाई, कभी भी कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। सिमिलरली कोऑर्डिनेशन तो हमेशा चलता रहेगा ना, डिपार्टमेंट्स हमेशा कोऑर्डिनेट करेंगे आपस में। तो वो यही बोल रहा है भाई कि ये वन टाइम फंक्शन नहीं है कि एक बार कोऑर्डिनेट कर दिया और उसके बाद दुश्मनी निभाने लग गए। नहीं भाई, आपको हमेशा कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको प्लान अचीव करने हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के। तो प्लान कैसे अचीव होंगे? प्लानिंग स्टेज पे भी कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, हर स्टेज पे कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, चाहे वो प्लानिंग स्टेज हो, चाहे वो कंट्रोलिंग प्रोसेस हो, हर जगह आपको क्या करना पड़ेगा? कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। क्लियर हुआ क्या? कुछ था, सिंपल है।
उसके बाद जो जो मैंने एक बात बोलूं, जो जो भी मैनेजमेंट के थे ना उसको यहाँ पे चिप दिया। देखो यहाँ पर क्या है, मैनेजमेंट एक परवेजिव फंक्शन है। परवेजिव का मतलब क्या था, जिसका इम्पैक्ट एक जगह से आगे भी है, वही सेम चीज छाप रखी है। देखो इंटीग्रेटेड एफर्ट्स लगते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, तो पहले ही पढ़ लिया अपन ने कि इंडिपेंडेंट नेचर मतलब एक ही चीज है, एकता से काम करो, साथ में मिलके काम करो। वो ना रिश्ता वही, सोच नहीं, उनको लिखना है अलग अलग। तो क्या समझने में कोई दिक्कत है क्या? समझना तो वही है कि इंटीग्रेटेड एफर्ट लगाओ, साथ में मिलके काम करो, डिफरेंट डिपार्टमेंट साथ में मिलके काम करेंगे, भले वो किसी भी लेवल के हों। ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है तो भाई कोच को भी मेहनत करनी पड़ेगी, वो हेल्पर जो होते हैं, जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, पानी पिलाने वाले होते हैं, सबको प्लेयर्स की हेल्प करनी पड़ेगी। इवन जो 4 लोग बाहर बैठे हैं उनकी भी हेल्प लगेगी। एक इंजर हो गया तो दूसरा आकर के उसकी जगह फील्डिंग करेगा। कहने का मतलब ये है कि सबको सबको एक टीम की तरह काम करना है। उसके बाद ये कोऑर्डिनेशन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सारे मैनेजर की। अरे इसका ये मतलब है कि आप ऐसा नहीं बोल सकते वो भी तो आ सकता है, पहले मैं क्यों जाके आगे रह के बात करूं। भाई तेरी भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जा जाके बात कर। अब अगर तुम आपस में जो है वो ईगो ईगो खेलते रहोगे तो ये तो गलत है ना। तो वो बोल रहा है कि हर मैनेजर जो है उसकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दूसरे मैनेजर से या दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, टॉप लेवल जो मैनेजर होते हैं ना, टॉप लेवल मैनेजर, उनको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है अपने स्टाफ ऑर्डिनेट से। भाई ऑब्वियस सी बात है कि मैंने कुछ काम दिया मेरे सबऑर्डिनेट को, या मुझे मेरे बॉस ने कुछ काम दिया, तो अब वो मुझसे कोऑर्डिनेट करेगा ना, बेटा काम ठीक से हुआ क्या? तो मैं उसको बोलूंगा बेटा काम ठीक से हुआ क्या, फिर उसको रिपोर्ट दूंगा, हाँ हो गया। ये मुझे रिपोर्ट देगा, तो आपको आपस में कोऑर्डिनेट तो करना पड़ेगा ना। लेवल्स में भी कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, और डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट भी आपस में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा कि ये यार मैंने भेजा था, इसको देख लेना यार, इसको सिग्नेचर कर देना, ये मेरा जो खर्चा है इसको अप्रूव करवा देना। ये सब क्या है भाई? कोऑर्डिनेशन। इंश्योर दैट ओवरऑल पॉलिसीज फॉर ऑर्गेनाइजेशन आर ड्यूली कैरिड आउट। हाँ भाई मालूम है, इससे क्या इंश्योर होता है कि हमने जो भी पॉलिसी बनाई थी ना वो सब कैरी आउट अच्छे से हो गई। और जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है ना वो कोऑर्डिनेट करता है टॉप टॉप से भी और लोअर लेवल मैनेजर से। हाँ भाई मैंने बोल दिया, मान लो मिडिल लेवल हूँ तो मुझे आगे से कुछ ऑर्डर आएगा तो वो भी कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, और मैं जो नीचे उसको काम दूंगा लोअर लेवल वाले को, उसको भी मुझे कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। तो मुझे दोनों लेवल से कोऑर्डिनेट करना है। कई बार क्या होता है, टॉप लेवल और लोअर लेवल आपस में बातचीत नहीं करते। जैसे अंबानी अपने फैक्ट्री वालों से बातचीत नहीं करता, उसके बाद इतना टाइम नहीं है, तो अंबानी क्या करता है, मिडिल लेवल वाले मैनेजमेंट को बोल देता है कि तुम संभालो। तो दोनों से बातचीत किसकी होगी? मिडिल लेवल की, क्योंकि हमने क्या बोला था कि ये बिचौलिया है, ये आपस में क्या है, लिंक बनाता है टॉप मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में। तो मैं मिडिल में बैठा हूं। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट से भी बात करूंगा, लोअर लेवल से भी बात करूंगा, लेकिन टॉप मैनेजमेंट लोअर लेवल जरूरी नहीं है कि आपस में बात करें। अब इसका ये भी मतलब नहीं कि नहीं कर सकते, मैं बता रहा हूँ जनरली नहीं करते हैं यार। होता हाँ, जैसे नाटा सर है तो नाटा सर डायरेक्टली हाँ वही है कि मैनेजमेंट से बात करेंगे, लेकिन एकदम वो लोअर लेवल मैनेजमेंट से शायद ही बात करेंगे। हाँ वो कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है वो मेन तो उनके थ्रू ही कोऑर्डिनेशन चलेगा बस। उसके बाद कोऑर्डिनेशन एक डेलिब्रेट फंक्शन है। डेलिब्रेट फंक्शन का मतलब कि आपको भाई इसमें एफर्ट लगाने पड़ेंगे, डिफरेंट पीपल इन अ कॉन्सेंशियस एंड डेलिब्रेट मैनर। डेलिब्रेट का सिंपल मतलब है आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, मतलब के even where member of a department willingly cooperate and work, coordination gives a direction that a willing spirit। इसका सिंपल मतलब पता क्या है? इसका सिंपल मतलब यह है कि कोऑर्डिनेट करने के लिए आपको ना खुद से एफर्ट लगाने पड़ेंगे। बस आप एफर्ट वाला याद रखो कि आप ना एक दूसरे के एफर्ट को कोऑर्डिनेट करना, मतलब कि आप ठीक से काम कर रहे हो, दूसरा भी ठीक से काम कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको ऐसी कोशिश करनी पड़ेगी कि अपने अपने डिपार्टमेंट्स के अलावा आप दूसरों से भी कोऑर्डिनेट करो, ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो सके, यूनिटी बने, और आगे जो है आप अच्छे से कोऑर्डिनेट करके कुल मिला के ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अच्छे से अचीव कर सको। रिश्ता वही, सोच नहीं। पूरी जगह मैं यही तो बता रहा हूँ, एकता है, कोऑर्डिनेट करो, बस उसी को अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। अब इसकी इंपॉर्टेंस देख लो। हाँ भाई इंपॉर्टेंस भी वही है, इंपॉर्टेंस क्या लास्ट ना, हाँ देखो इंपॉर्टेंस क्या है भाई। इंपॉर्टेंस ये देखो, उनको ना एक ही चीज को 10 बार लिखना है, देखो फिर से लिखेंगे, इंटीग्रेट्स द एफर्ट ऑफ द इंडिविजुअल। हाँ मालूम है, जैसे डिपार्टमेंट, स्पेशलिस्ट, इंडिविजुअल अलग अलग तरीके से एफर्ट करते हैं ना एक दूसरे के साथ, तो बस उनको इंडिविजुअली भी एफर्ट्स करना है और दूसरों के साथ मिलके भी एफर्ट करना है। बहुत बढ़िया भाई। और उसके बाद क्या करेंगे कि और तो काम की लाइन इसमें यही है, हाँ ये इन्फॉर्मेशन वही ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं कि एक डिपार्टमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट नंबर ए,
डिपार्टमेंट नंबर बी से क्या करेगा, काम की इंफॉर्मेशन जो है, जो उसको लगता है कि हाँ ये रेलेवेंट है, जैसे उसको कोई इंफॉर्मेशन आई और उसको लगा कि यार ये ना बी डिपार्टमेंट के लिए ना ज्यादा जरूरी है, तो वो क्या करेगा, बी डिपार्टमेंट को जाकर के इंफॉर्मेशन दे देगा। मतलब अगर उसके काम की इंफॉर्मेशन है तो मैं उसको दे दूंगा, अगर उसको कोई मेरे काम की इंफॉर्मेशन मिली तो वो मुझे दे देगा। आपस में क्या करेंगे, हम कोऑर्डिनेट करते रहेंगे, ताकि भाई तुम्हारी, अगर तुम्हारी मैं मदद कर सकता हूं तो मैं करूं, मेरी तुम मदद कर सकते हो तो तुम कर लो। और Thus manager need to reconcile differences in approach, timing, effort and interest. अब मैनेजमेंट का काम क्या है पता है, मैनेजर क्या काम करेंगे कि यार देखो, एग्जाम्पल के तौर पे हमारी फैक्ट्री की चलती है नाइट शिफ्ट, तो हम तो रात की 12 बजे काम शुरू करते हैं, सुबह की 5 तक काम करते रहते हैं। अब यार जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो तो शाम को 7 बजे बंद हो जाता है। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि हम सामने वाले के टाइमिंग का ध्यान रखें कि भाई फाइनेंस डिपार्टमेंट 7 बजे बंद हो जाता है, तो मैं उसको 6 बजे पहले ही वो जो है उसके जितने भी साइन वगैरह लेने हैं वो ले लूं। अब अगर मैं इतना बड़े वाला हूँ कि फाइनेंस डिपार्टमेंट 7 बजे बंद हो जाता है, मेरे को 2 बजे मटेरियल की जरूरत लगी, तो मैं उसको 2 बजे फोन करके उठा रहा हूँ कि तू आ रहा है, और आ नहीं रहा तो देखो ये मुझसे कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है। भाई उसका जब टाइम ही 7 बजे खत्म हो जाता है तो वो 2 बजे तुम्हारा फोन क्यों उठाएगा। तो आप लोगों को आपस में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा ना। जैसे फाइनेंस वाला जाते जाते प्रोडक्शन वाले को बोल दे कि देखो भाई साहब मैं जा रहा हूँ, कुछ अगर जरूरत हो तो अभी बता दो, फिर बाद में फोन वोन ना उठाऊं, तो ये आपको आपस में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा ना। एक दूसरे के टाइम, एक दूसरे की अप्रोच, हो सकता है ना कि भाई वो सामने वाला ऑनलाइन काम करता है, तुम ऑफलाइन काम करते हो, तो आपस में तुम तालमेल बिठाओ, एक दूसरे की टाइमिंग, एफर्ट, इंटरेस्ट इन सबको समझो, एट द सेम टाइम हार्मोनाइज करो। हार्मोनाइज का मतलब होता है, जैसे हार्मोनाइज का अच्छा एग्जांपल क्या हो सकता है, एडजस्ट करना, एडजस्टमेंट लिखो। हार्मोनाइज का मतलब होता है एडजस्टमेंट करना, लिख ले यार, हाँ। अरे अरे अरे, एक मिनट। एडजस्टमेंट लिख लो हार्मोनाइज के नीचे, कि एडजस्टमेंट करना होता है हार्मोनाइज का मतलब। इसके बाद, अरे यार इसको क्या हो गया, एक मिनट रुक जाओ। अटक गया क्या यार ये। 1 मिनट। हाँ जी, अब हम एक एक करके समझते हैं कि कोऑर्डिनेट करने से हमको क्या क्या फायदे होंगे। यार भाई ऑब्वियसली बात है, हम साइज में ग्रो कर जाएंगे अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन अगर ठीक से काम करती है, तो हम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करके बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे। वो लिखा हुआ है यार। देखो, अगर हम साइज में ग्रो करते हैं, हमारे यहाँ ना ज़्यादा लोग जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट में हैं। पहले हमारे यहाँ 20 एम्प्लॉय थे, अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी हो गई है कि 200 एम्प्लॉय काम करते हैं। तो जब 200 एम्प्लॉय काम करते हैं तो घर में ज़्यादा बर्तन होंगे तो ज़्यादा बजेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे में एकता लानी पड़ेगी ना, एकता कपूर। तो एम्प्लॉयड ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। तो और ऑब्वियसली बात है, अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होगी तो वहां पर लोग काम करने वाले भी ज्यादा हो जाएंगे। तो कुल मिला के हर व्यक्ति की अपनी आदतें होती है, काम करने का तरीका अलग होता है, कोई गांव से आता है उनका बैकग्राउंड अलग होता है, कोई शहर से आता है उनकी अप्रोच अलग अलग होती है। एक सिचुएशन में एक व्यक्ति डर जाएगा, एक व्यक्ति घबराएगा नहीं, तो ये ना अलग अलग होता है। तो हमको ना ये नेसेसरी है कि अब इंडिविजुअल जो है वो कॉमन गोल की तरफ लगे। हमको समझना पड़ेगा कि ये व्यक्ति कैसा है। कुल मिला के वही है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल है ना, उसी को यहाँ पे चेप दिया देखा जाए तो। डिफरेंट बैकग्राउंड का व्यक्ति,
डिफरेंट अप्रोच का व्यक्ति, उसकी नॉलेज अलग है, क्वालिफिकेशन अलग है, सब कुछ अलग है। तो आपस में जैसे होता है ना कि एक व्यक्ति है जो है ना शहर में ही पला बड़ा है, और उसका दोस्त गांव वाला बन जाता है, मान लो जो गांव से आया है, तो उसको बहुत सारी चीजें नहीं होती, तो उसको थोड़ा कोऑर्डिनेट करने में दिक्कत होती है ना। वो कुछ जोक मारेगा, उसको समझ में ही नहीं आएगा। वो बोलेगा भाई यहाँ चल, उसको बोला भाई क्या कर, समझ में ही नहीं आएगा। उसको बोले कैब बुक कर दे, वो देखेगा कैसे करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, आप आपस में कोऑर्डिनेट करना जरूरी। जब आपका बैकग्राउंड अलग है, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका इंटरेस्ट, सब कुछ अगर अलग होता है ना, तो कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। और फिर आपको हार्मोनाइज करना पड़ता है। हार्मोनाइज का मतलब क्या होता है, आपको एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। अगर सामने वाला इंसान अलग बैकग्राउंड का है तो एडजस्ट करो फिर उसके साथ। उसके बाद सेकेंड, फंक्शनल डिफरेंशिएशन भी होता है। फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है हम एक दूसरे के काम अलग हैं। भाई फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो नंबर्स के साथ खेल रहा है, वो अलग ही उसके अकाउंटिंग वगैरह वो अलग पार्ट है। लोन वगैरह ये सारी पैसों से रिलेटेड उसको बातें समझ में आती है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले को इससे कोई लेना देना नहीं है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला अपना फैक्ट्री को मैनेज कर रहा है, कितना माल आया, कितना गया, ये वेस्टेज ना हो जाए, ये खरीदना है, वो उसमें दिमाग लगा रहा है। वो अगर मार्केटिंग वाला है तो उनको इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। मार्केटिंग वाला तो ये देख रहा है कौन सी एडवर्टीजमेंट करूं, किससे ऐड करवाऊं, कहां पर इंस्टाग्राम पे ऐड चलवाना है, होर्डिंग कहां पे लगवाना है, सैंपल कैसे बंटवाने हैं, और एग्जीबिशन में कैसे लेकर के जाएंगे, वहां दिमाग लगा रहा है। यही अगर मान लो डिस्ट्रीब्यूशन वाला, तो पैकिंग कैसे होगी, ये वाली पन्नी खत्म हो गई, ये हो गया, वो हो गया, उसमें दिमाग लगाएगा। मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट के फंक्शन अलग अलग हैं। तो भाई फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बटी हुई रहती है ना। डिवीजन अलग होते हैं, सेक्शन अलग होते हैं। तो भाई हमको यही है कि आप अपने अपने ऑब्जेक्टिव के लिए तो काम कर ही रहे हो। फाइनेंस वाला बोल रहा है कि हमको फाइनेंस ज्यादा ज्यादा लेकर के आना है, प्रोडक्शन वाला बोल रहा है कि वेस्टेजेस कम से कम हो। तो आप भले ही अपने इंडिविजुअल खेलते रहो, लेकिन आप आइसोलेशन में परफॉर्म नहीं कर सकते। आइसोलेशन का मतलब होता है अकेले में। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, अकेले में। अकेले में अगर आप परफॉर्म करोगे, मतलब कि मुझे दूसरे डिपार्टमेंट से कोई लेना देना ही नहीं, मैं तो अपना अपना काम करूंगा, तो ऐसा थोड़ी चलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। रिजिड नहीं बनना है। रिजिड का मतलब क्या होता है, जिद्दी नहीं बनना है। कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए काम करना है। तो क्या था इसमें, पहले से ही पढ़ रखा है ना, कोई दिक्कत? एक ही चीज लिख रहा है ना यति बेटा, कोई दिक्कत आ रही है? एक ही चीज को 15 बार बोल रहा है। देखो इधर भी उसने यही बोला कि हम अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं। तो जब अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं, तो फाइनली हम अपना डिफरेंट ऑब्जेक्टिव तो निभाएंगे ही सही, लेकिन साथ में कोऑर्डिनेट करके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को भी निभाएंगे, वो लिखा हुआ है। और उसके बाद उसने बोला स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन क्यों भाई? इसीलिए क्योंकि हर डिपार्टमेंट, आ रहा है ना, हर डिपार्टमेंट जो है वो अपनी अपनी फील्ड में क्या है, स्पेशलिस्ट है। जैसे मार्केटिंग वाला, जो मार्केटिंग वाला है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाला जो हेड है, वो डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट है भाई। डिजिटल मार्केटिंग ठीक से करता है, वो एक नंबर करता है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के अलावा एडवर्टीजमेंट में एक नंबर है। ठीक है। अब ये अपने फॉर एग्जांपल फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला सीए है, सीएफए है, वो ये वाला व्यक्ति है। तो वो नंबर्स में अच्छा है, वो पैसे से रिलेटेड हिसाब किताब में बहुत अच्छा है। तो सब लोग अपने अपनी फील्ड में क्या है, स्पेशलिस्ट है। तो भाई हम क्या बोल रहे हैं कि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन कैरेक्टराइज बाय हायर डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। मतलब के जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वहां पर यार किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को ही रखेंगे ना, जिसने अच्छा खासा कुछ एकेडमिकली उखाड़ रखा हो, जिसके पास एक्सपीरियंस हो। वो किसी इन एक्सपीरियंस को तो बड़ी बड़ी पोस्ट में उतारेंगे ही नहीं। तो यहाँ क्या होता है ना कि अलग अलग डिपार्टमेंट के पास अच्छी खासी स्पेशलाइजेशन होती है। और ये कॉम्प्लेक्सिटी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल एआई आ गया, तो भाई अगर एआई आ गया तो हमको ऐसे प्रोफेशनल लाने पड़ेंगे ना, जो एआई समझते हो, जो एआई को क्रैक करके, एआई को यूज करके हमारा फायदा करवा सके। अभी इतने सारे अकाउंटिंग वगैरह, इतने सारे टैक्सेशन में जो है बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स मैटर आ जाते हैं। तो एक अच्छा खासा सीए चाहिए, उसके लिए एक्सपर्ट चाहिए जो हमको टैक्सेशन में मदद करे, टैक्स बचाने में मदद करे। मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जा रही है। तो हमको क्या चाहिए, स्पेशलिस्ट लोग चाहिए। हम ऐसे लोगों को एम्प्लॉय करें जो क्या हो, स्पेशलिस्ट हो, जो जानकार हो। तो बस यही है कि भाई एक डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट के बीच में क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट। जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला एक्सपर्ट है, अब उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला ज्ञान देगा,
तो बोलेगा भैया मैंने सब फाइनेंस में डिग्री कर रखी है, तो मुझे तुझसे ज्यादा नॉलेज है, तू अपना अलग अपना डिपार्टमेंट देख। तो यहाँ क्या होता है, आपस में कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है कि भाई एक डिपार्टमेंट कुछ और बोल रहा है, वो बोल रहा नहीं मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला बोल रहा नहीं भाई मैं एआई नहीं यूज करूंगा, लेकिन टेक्नोलॉजी वाला बोल रहा नहीं भाई तुमको एआई यूज करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन का इसमें फायदा है। अब वो आपस में लड़ लिए, नहीं मैं यूज नहीं करूंगा, वो बोल रहा नहीं तुम करना पड़ेगा। आपस में लड़ सकते हो तुम। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपस में कोऑर्डिनेशन करोगा, मतलब ऐसा कोऑर्डिनेशन करोगे आप, कोऑर्डिनेशन करोगे तो क्या होगा, आपस में आपके कॉन्फ्लिक्ट क्या होंगे, रिजॉल्व हो जाएंगे। क्या क्लियर हुआ क्या आप लोगों को? कुछ था क्या इसमें? कुछ था तो बोल दो। क्योंकि क्या है ना कि आपको लैंग्वेज पे ध्यान नहीं रखना, आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है। जो समझ में आने वाला पार्ट है वो आया क्या समझ में? आ गया। और उसके बाद एंड में वो क्या बोल रहा है कि मैनेजमेंट इन 21st सेंचुरी, मतलब के नए जमाने में मैनेजमेंट कैसा है। तो उसने बोला हाँ भाई ये चैप्टर को आप जब पढ़ोगे ना तो आपको ये समझ में आएगा कि मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, वक्त के साथ साथ सब बदल रहा है, तो मैनेजमेंट भी बदल रहा है। और जैसे मैनेजमेंट एक ग्लोबल विलेज है, क्या बात लिखी है, इसको लगाएंगे स्टार और समझना ग्लोबल विलेज का मतलब क्या होता है। ग्लोबल विलेज इसलिए बोला है, ग्लोबलाइजेशन नाम की एक चीज होती है दोस्तों। अरे भाई इसको एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, इसको एकदम से क्या हो जाता है रे, हाँ, ग्लोबलाइजेशन नाम की एक चीज होती है। अब ग्लोबलाइजेशन क्या होता है थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। अरे मिट क्यों रहा है दादा, क्या हो गया तेको? सुनो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, सुनो। जैसे हम लोग क्या चाहते क्या हो गया, हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे हम अमेरिका के साथ भी बिजनेस करें, जैसे ये नरेंद्र मोदी जी हर एक महीने में उठ करके विदेश यात्रा में क्यों निकल जाते हैं, क्योंकि इन लोगों की प्लानिंग है जो सही भी है, कि क्या है ना कि हमको दूसरे कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशन बनाने पड़ेंगे, ताकि क्या है ना कि उनकी कोई नई टेक्नोलॉजी हमारे काम आ जाए। कि जैसे वो देश ऐसे चलता है, अगर आप इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत अभी पढ़ के आए हो तो आपको एक चीज मालूम है कि भाई इकोनॉमिक्स में अगर आपको अपने देश को आगे बढ़ाना है तो आपको अपने देश में ना फॉरेन करेंसी तो लानी ही पड़ेगी। फॉरेन करेंसी इसीलिए क्योंकि आपने देखा होगा, कभी आप बोलते हो न्यूज में सुना होगा आपने, डॉलर महंगा हो गया, डॉलर सस्ता हो गया। डॉलर सस्ता महंगा क्या होता है भाई, जैसे मैं बताता हूँ, एक डॉलर खरीद, अरे यार क्या दिक्कत है इसको, ये क्या हो रहा है, गायब गायब क्यों हो रहा है यहाँ से। हाँ, एक डॉलर खरीदने के लिए अगर, ये नई चीज आ गई कुछ, एक मिनट। हाँ जी, एक डॉलर खरीदने के लिए अगर मेरे 80 रुपए लगते हैं, एक डॉलर खरीदने के लिए अगर मेरे 80 रुपए लगते हैं, और वही 80 रुपए जो है वो बढ़ करके होगा 85, मतलब एक डॉलर खरीदने के लिए अब 85 रुपीज लगते हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, डॉलर महंगा हुआ कि सस्ता हो गया? महंगा हो गया। तो अगर डॉलर महंगा होगा ना तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हमको एक डॉलर खरीदने के लिए 85 रुपीज देने पड़ेंगे, पहले 80 रुपीज ही देने पड़ते थे। अगर सोचो एक डॉलर 75 का हो जाए तो ये हमारे लिए फायदे की बात है कि ये नुकसान की बात है? फायदे की बात है। तो इसी, हाँ ऊपर है, तो इसीलिए बोल रहा हूं मैं कि कभी भी हमारे देश की तरक्की जब होगी जब हम इंटरनेशनल ट्रेड ज्यादा से ज्यादा करेंगे, मतलब कि जब हमारे पास जो है हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, मतलब हमारे देश से सामान बना बना करके अगर हम बाहर बेचेंगे ना तो वो हमारे लिए ज्यादा अच्छी बात होगी। क्यों? क्योंकि हम बाहर बेचेंगे, हमारे प्रोडक्ट बाहर लोग खरीदेंगे और हमको अपने पैसे अपनी करेंसी हमको देंगे, तो हमारा देश जो है ना वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा। लेकिन अगर हम ज्यादा ज्यादा इंपोर्ट करेंगे ना, तो इंपोर्ट करेंगे ना तो होता क्या है, जैसे आपने एक चीज देखी होगी कि ईवी का इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि पेट्रोल खरीदने के लिए ना बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता है। ये पेट्रोल आता है सऊदी अरेबिया वहां से, और वो पेट्रोल के बदले में ना अपने को इतनी सारी चीजें बहुत कम कम दाम में देनी पड़ती है। अपने एक चावल, अगर मान लो चावल 100 रुपए किलो है तो सऊदी अरबिया को 20 रुपए किलो में देना पड़ता है अपने को बदले में, क्योंकि हमको उनसे पेट्रोल चाहिए। तो अगर पेट्रोल बंद हो जाए ना, तो पेट्रोल अगर हम लेना ही बंद कर दें और हम ईवी व्हीकल्स पे आ जाएं तो हमारा देश ग्रो हो जाएगा, क्योंकि हमको फालतू में इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि इंपोर्ट कम से कम हो और एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा हो। जब हम बाहर चीजें बेचेंगे तो हमारे पास धंधा बढ़ेगा ना हमारा। तो सेम यहाँ पर भी यही लिखी हुई है कि हम क्या चाह रहे हैं कि भाई हमारा देश कैसा हो जाए,
मतलब पूरी दुनिया कैसे हो जाए, ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज का मतलब है कि सब एक जैसे ही हो जाए, मतलब कि देश वेश में, मतलब ऐसे बॉर्डर्स तो हो लेकिन ऐसे इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो सबके साथ कर सके, ताकि ग्लोबल विलेज बन सके और सारे देशों को उसका फायदा मिले। तो यहाँ पर यही है कि हमको भी क्या है, इंटरनेशनल बढ़ना चाहिए, मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन का ये गोल होना चाहिए कि हम इंटरनेशनल आगे बढ़े, है ना। इंटर सर्क्यूलर इंटर कल्चरल रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि हम दूसरी देश की ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे यूएस में, फ्रांस में और इंग्लैंड में, हर जगह क्या करें, जा जा करके ट्रेड करें। उससे क्या होगा, हम एक्सपांड जल्दी करेंगे और हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। तो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको ऐसे मैनेज करना चाहिए, उसको ऐसे मैनेज करना चाहिए ताकि हम हमारे बिजनेस को कहाँ ले जाएं, ग्लोबल पर्सपेक्टिव से, यानी कि इंटरनेशनली क्या कर सकें, इंटरनेशनली ग्रो करवा सकें। आई क्या बात समझ में, आ गया पूरा समझ में। ये था अपना पूरा का पूरा चैप्टर। रिवीजन तो क्या टाइम ही हो गया यार, कोई बात नहीं। बाकी अच्छे से समझ में आया। बोले पूरे चैप्टर में अगर मैं इस चैप्टर की थीम बताऊं तो ये यही लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट को इफेक्टिवली इफिशिएंटली करो। मैनेजमेंट में आपको साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा, टीम एफर्ट करना पड़ेगा, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को इंडिविजुअल अपने गोल भी अचीव करने हैं, साथ ही साथ हमको ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक गोल भी अचीव करना पड़ेगा। ये सब आप करोगे तो हमारा जो है ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है वो इंश्योर हो जाएगी। ये पूरे के पूरे चैप्टर का मतलब था। अब याद बात तो मेरे को नहीं मालूम, याद तो हुआ भी नहीं होगा, समझ में आ गया क्या। अब अपन इसके क्या, कन्हैया तो भाई कन्हैया तो अलग ही मैटर है। हाँ जी। तो क्या क्या कीवर्ड्स अपने को याद करने थे एक बार अपन देख लेते हैं। सबसे पहले सर्टेन ऑब्जेक्टिव, अगर मैं मैनेजमेंट को एकदम, देखो ये वाले जो नोट्स है ना, ये वाले नोट्स आपको सिर्फ जो मैं अभी लिखवा रहा हूँ ये आपको रिवीजन के फॉर्म में लेने हैं, कि भाई हम जब रिवाइज करने बैठे हैं तो फटाफट फटाफट बर्ड्स आई व्यू मिल जाए कि अच्छा ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। लेकिन एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए तो यही नोट्स इस्तेमाल करना है, ये मत करना कि अरे शॉर्ट नोट से काम हो गया, क्योंकि शॉर्ट नोट में वैसे कीवर्ड कीवर्ड लिखवाऊंगा आपको। सबसे पहले अपन ने क्या बोला था भाई, मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनाइजेशनल गोल के टूवर्ड्स अपन बढ़ते हैं। तो अगर मैं नॉर्मल मैनेजमेंट के कीवर्ड कीवर्ड आपको लिखाने की कोशिश करूं कि भाई मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, तो अचीवमेंट होता है। अचीवमेंट किसका होता है, अचीवमेंट होता है, एक मिनट, हाँ अचीवमेंट होता है, अचीवमेंट लिख देना है यहाँ पे। अचीवमेंट किसका होता है, कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स का होता है। इसके अलावा मैंने क्या बोला था कि भाई हम सर्टेन एक्टिविटीज को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। सर्टेन एक्टिविटीज को परफॉर्म करके क्या होता है, हमारे कॉमन, जो हमारे कॉमन गोल्स होते हैं, कॉमन गोल्स जो होते हैं वो अचीव हो जाते हैं। और ये कैसे ये कैसा एफर्ट है, तो हम बोलेंगे ये इंटीग्रेटेड, ये इंटीग्रेटेड एफर्ट्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस के। तो ये मैं वो वाले कीवर्ड्स आपको लिखवा रहा हूँ जो आपको एग्जाम में याद करने हैं। इसके बाद थर्ड वाला मैंने क्या बोला था कि गोल्स या फिर ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स या फिर ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड इन एफिशिएंट, ये तो आपने ऑलरेडी लिखा होगा ना, पिछली बार मैंने लिखाया था, तो इसलिए मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। एक तो ये इफेक्टिव, एक तो ये इफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर वाला कीवर्ड अपने को लिखना है, मैनर। और इसके अलावा अपन ने एक और चीज सीखी थी कि भाई मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट टू बी कैरीड आउट, टू बी कैरीड आउट एट ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये ऑल लेवल्स कौन कौन से थे, तो हमने बोला था भाई टॉप लेवल, टॉप लेवल, एक था मिडिल लेवल, और एक था आपका लोअर लेवल। एक तो ये चीज लिखाई थी लोअर लेवल, और फिर हमने ये बोला था कि जो टॉप मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट जो है वो किस में इन्वॉल्व होता है, तो हम बोलेंगे भाई प्लानिंग में इन्वॉल्व होता है, प्लानिंग में इन्वॉल्व होता है।
और लास्ट में हमने ये बोल दिया था कि एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है। तो एफिशिएंसी का मतलब मैंने आपको बताया था कि डूइंग डूइंग अरे भैया, एक मिनट बेटा, अभी अगली क्लास के लिए जल्दी आ गया है। बढ़िया, बढ़िया। एक मिनट, डूइंग थिंग्स राइट, ये इफिशिएंसी होता है। अरे यार, आज इसको क्या हो रहा है रे? हैं? ये तो हाँ, ये लिखा हुआ है ना। और इफेक्टिवनेस का मतलब क्या था? डूइंग राइट थिंग्स। तो ये मैनेजमेंट तो लिखा दूंगा, ठीक है। अभी तो वैसे टाइम हो गया है। उसके बाद अपन कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे एक एक करके, हैं? कल लिख लेंगे ना, क्योंकि अभी तो वो तो उसमें रिवीजन विजन में टाइम हो गया। हाँ, कल अपन पूरा लिख के उसको रिवाइज कर लेंगे, तो अपना फर्स्ट चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट चैप्टर में टाइम लग गया क्योंकि इंट्रोडक्टरी था। उसके बाद धीरे धीरे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग आपके दिमाग में बैठने लग जाएगी ना चीज़ें, तो उसके बाद अपना जल्दी जल्दी हो जाएगा, तो उसकी दिक्कत नहीं है। 11 ही चैप्टर है ना अपने, हो जाएगा। चलो, बाकी कुछ डाउट है अभी इस टॉपिक में? अगर कुछ डाउट हो, 5 मिनट बचे हैं अपने पास। कन्हैया, कोई डाउट पूछ ले यार, बोलना चैप्टर ही डाउट है। मैनेजमेंट एज अ साइंस में क्या डाउट है? हाँ, बोलना। मैनेजमेंट एज अ साइंस, देख, मैनेजमेंट एज अ साइंस इसीलिए है क्योंकि देख, साइंस में कुछ रूल्स होते हैं ना। साइंस में कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स कैसे होते हैं? अरे यार, क्या दिक्कत है रे इसको? मैनेजमेंट में कुछ रूल्स होते हैं ना, जैसे अगर मान लो कोई चीज गिराई, तो कोई चीज गिराई तो वो नीचे ही गिरेगी। तो ये क्या है? ग्रेविटेशन। तो जो ग्रेविटी का जो रूल है, ग्रेविटी का जो रूल है, वो सबके लिए सेम है ना। अगर आप आग में हाथ डालोगे तो सबका हाथ जलेगा। कोई ऐसा महान प्राणी तो नहीं है जिसका हाथ नहीं जलेगा। मतलब साइंस में क्या होता है, रूल्स जो है वो स्पेसिफिक होते हैं। वैसे ही जब हम मैनेजमेंट करते हैं ना, तो मैनेजमेंट के भी जो रूल्स होते हैं ना, वो सेम होते हैं। मतलब कि पढ़ाई कराई जाती है मैनेजमेंट की, जैसे आईआईएम का नाम सुना होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो वहां पर आपको प्रॉपर एमबीए कराया जाता है। अगर आप अगर आप बात करो किसकी, अगर आप बात करो कि अलग अलग प्रोग्राम्स जो होते हैं, जहां पर अलग अलग क्या कराए जाते हैं, एमबीए के मैनेजमेंट के प्रोग्राम कराए जाते हैं। तो वो क्यों कराए जाते हैं? महान महान लोगों ने इतनी सारी डेफिनेशंस वगैरह दी हुई है, बहुत सारी डेफिनेशंस वगैरह दी हुई है कि भाई मैनेजमेंट ये होता है, ये होता है। तो वो क्या है, बड़े बड़े इकोनॉमिक्स्ट हैं, बड़े बड़े मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स हैं। तो ये लोग ना अपनी अपनी थ्योरीज देते हैं, अपनी अपनी बुक्स पब्लिश करवाते हैं। तो आप जब मैनेजमेंट करो ना, तो आपको ये सारा नॉलेज लेना पड़ता है, बुक्स वगैरह पढ़ के प्रॉपरली उन पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना पड़ता है। तो जैसे साइंस में रूल्स होते हैं ना, वैसे मैनेजमेंट में भी रूल्स होते हैं, और इन सिस्टमेटिक रूल्स को फॉलो करने को ही हम क्या बोल रहे हैं? मैनेजमेंट एज अ साइंस। अब आया? हाँ जी भाई साहब, नयन जी, दिक्कत तो नहीं कुछ? चलो, बाकी अपन कल पढ़ते हैं। शेड्यूल है ना, देखो, इसके बाद जो है, 1 मिनट। तुम्हारा 12 से 1 बीएसटी था। उसके बाद तो आरएम की कॉमन क्लासेस